everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is pancreas. हम अपने लेक्चर सीरीज में अलग अलग ग्लैंड्स को देख रहे हैं, जिसमें आज हम जो ग्लैंड देखने वाले हैं वो है पैनक्रियाज। लीवर के बाद, लीवर हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की वो है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज ग्लैंड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से फंक्शंस ये प्ले करती है, आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पैनक्रियाज। नाउ दिस इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ओके, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितनी होगी? 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, येलो कलर्ड ग्लैंड इट इज प्रेजेंट, यानी कि ये कहाँ लोकेट होगी? इट इज प्रेजेंट नियर द स्टमक एंड इन द डियोडिनम। ये जो है इस डियोडिनम के इस कैविटी में यहाँ पर प्रेजेंट होगी। इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक के नीचे और डियोडिनम के इस कैविटी में यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होगी। इसको यहाँ डक्ट सिस्टम समझाने के लिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया है। बाकी ये ग्लैंड जो है यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होगी कंप्लीट। कैसे दिख रही है ग्लैंड? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें तो ये कैसी है? ये एक पत्ते की तरह दिखाई देने वाली ग्लैंड है। नाउ ये जो है हमारी पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या है? पैनक्रियाटिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स और अलग अलग हार्मोन्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स यहाँ पर और जो हार्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन का काम करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कर देंगे। और जो हार्मोन्स यहाँ से निकलने वाले हैं, ये हार्मोन डाइजेशन के रेगुलेशन में मदद करने वाले हैं। कब स्टमक में एसिड सिक्रीट होगा, कब जो स्टमक है उसका जो है पता चलेगा कि कब जो है भूख लगी है। इस तरह के अलग अलग जो है यहाँ पर जो है हमारे लिए ये फंक्शन प्ले करता है। तो अब हम देखेंगे कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड किस तरह से दिखती है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड को देखें तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड अगर हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकाले और इसको एनलार्ज करें तो ये इस तरह से दिखता है। ओके, पैनक्रियाटिक ग्लैंड इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या वर्ड बोला हमने? हेटेरोक्राइन। अब हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? ये दो प्रकार से जो है यहाँ पर फंक्शन प्ले करती है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। इसीलिए इस ग्लैंड को हमने क्या बोला? हेटेरोक्राइन, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन। हिस्टोलॉजिकली दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, बाहर से अगर हम देखें तो एक्सटर्नली जो है जिस लेयर से ये सराउंड की है इसी को बोलते हैं एसिनार सेल्स। ये जो आपको ये सेल्स दिखाई दे रही है, दिस सेल्स आर नोन एज एसिनार सेल्स। ये जो है ये एक्सोक्राइन हिस्सा है। कैसा हिस्सा है ये? एक्सोक्राइन। और ये सेल्स कौन सी है? एसिनार सेल्स। ये जो सेल्स है ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगी। इस पैनक्रियाटिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एक्सेट्रा। ये सारे एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल करने में मदद करते हैं। इनर टू दैट जो आपको यहाँ पर सेल का यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीगेशन दिख रहा है, इसमें 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट है। वो है अल्फा सेल्स, दूसरी जो है वो है बीटा सेल्स और तीसरी जो है वो है डेल्टा सेल। इन तीनों सेल को अगर हम कॉमन में बोले तो इट इज नोन एज इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्या है वो? इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। और ये क्या है? ये इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है। तीनों का ये पोर्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करेगी और ये दोनों भी मिलकर, यानी कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन
ये ब्लड की जो शुगर लेवल होती है इसको मेंटेन करने का काम करता है। ओके, कौन कौन सी सेल जो है, अल्फा और बीटा, इनके जॉइंट एक्शन से क्या होगा, ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल होगी वो मेंटेन करने में मदद मिलेगी। अब हमारी तीसरे नंबर की सेल दैट इज डेल्टा सेल। ये जो डेल्टा सेल है अगला इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है। ये सभी क्या है, हॉर्मोन्स है। अगला इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये हार्मोन क्या है, ये जो हार्मोन है इन दोनों की एक्शन को इनिबिट करता है एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी की कैसी नीड होगी उस हिसाब से इनके एक्शन को इनिबिट करने के लिए ये यहाँ पर एंजाइम रखा हुआ है जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। और इनमें जो अलग अलग कैपिलरीज यहाँ पर ब्लड के फ्लो के लिए प्रोवाइड की रहेगी। ओके, हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट किससे बना हुआ है, एसिनस सेल से बना हुआ है जिसको एसिनर सेल्स, एसिनस इस तरह से हम बोलते हैं। ये सेल्स क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। अब देखो ये जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा इन सेल से, ये यहाँ पर जमा किया जाएगा और आपको ये जो डक्ट दिख रही है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या है ये, पैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट से ये यहाँ पर जमा होगा। अब जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये यहाँ पर आकर एक ओपनिंग से मिल रही है। ये जो ओपनिंग है ये है बाइल डक्ट। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा कि लीवर क्या है और किस तरह की उसकी अलग अलग डक्ट होती है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि लीवर के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, जो बाइल डक्ट है ये बाइल क्या करेगी, डक्ट क्या करेगी, बाइल जूस को लाने का काम करेगी। देखो जो बाइल जूस है ये बाइल जूस यहाँ पर मिक्स क्यों हो रहा है, जो स्टमक है यहाँ पर पीएच होता है एसिडिक और जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है ये अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। तो अब इस एसिडिक पीएच को अल्कलाइन करना है और यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर हमको उसमें कुछ मिक्स करना होगा जो कि इनकी एसिडिटी को कम कर सके। तो ये करने का काम जो करेंगे वो है बाइल डक्ट से आने वाला बाइल जूस। कौन करेगा ये काम, बाइल डक्ट से आने वाला बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पर पीएच को अल्कलाइन करने में मदद करेंगे। अब ये बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट ये डिओडिनम में, डिओडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले नंबर का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहला स्टार्टिंग का हिस्सा क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडिनम। तो इस डिओडिनम में जो है इनको ओपन करना है कॉमनली। तो ओपन करने के पहले यहाँ आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पर ओपन करने के लिए एक स्पिंक्टर को रखा हुआ है। स्पिंक्टर यानी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जब सिक्रीशन पोअर करना होगा तो ये फ्लैप खुल जाएगा और सिक्रीशन पोअर कर दिया जाएगा यानी कि जूस। लेकिन जब काम नहीं होगा तो ये फ्लैप बंद होगी। इसी को बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। अब जो हमारी एक्सोक्राइन पार्ट का हमने देख लिया, अब ये सब सिक्रीशन लाकर कहाँ दे देना है हमको, इस डिओडिनम में दे देना है जो कि बॉडी का क्या है, मिक्सिंग बाउल। अब जो उसके बाद है ये अंदर के जो हॉर्मोन्स है ये भी हॉर्मोन्स जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भी पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस ग्लैंड को हमने क्या बोला, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास। नाउ अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन। पैनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन में क्या रोल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है। पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस पर काम करने वाला है। सबसे पहला है स्टार्च, किसके डाइजेशन में मदद करेगा, डाइजेशन में स्टार्च के। दूसरा किसके डाइजेशन में मदद करेगा, प्रोटीन के।
फिर उसके बाद फैट्स के, और देन फाइनल न्यूक्लिक एसिड के। यानी हम कितने हेडिंग में इसको पढ़ने वाले हैं? 4 हेडिंग में। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। 50% जो स्टार्च है ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ पर जो है, सी 2 प्रकार के अमाइलेज होगा। एक होगा सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा, दूसरा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलेगा। ये जो अमाइलेज है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करेगा? स्टार्च पर 8.8 पीएच पर ये काम करता है। अभी हमने देखा अल्कलाइन हो जाएगा पीएच, अब पीएच 8.8 हो गया, और ये जो है यहाँ पर हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज आ गया है, और ये क्या करेगा? स्टार्च का कन्वर्शन कर देगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कर दिया? सिंपल कर दिया। दिस इज अबाउट स्टार्च डाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू प्रोटीन डाइजेशन। अब प्रोटीन डाइजेशन में किस तरह से काम होगा? नंबर 2, दैट इज इन प्रोटीन डाइजेशन। ना प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रिप्सिनोजन रहता है, इसका सबसे पहले कन्वर्शन होना चाहिए ट्रिप्सिन में। जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्शन होगा तभी काम आगे शुरू होगा। ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन ट्रिप्सिन में करने के लिए एंटीरोकाइनेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एंटीरोकाइनेज। ये क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन ट्रिप्सिन में कर देगा। और ये जो एंटीरोकाइनेज है ये हमने कहां से लिया? ये इंटेस्टिनल जूस से यहाँ पर आया है। ओके, अब जो ट्रिप्सिन है ये 2 प्रकार के काम करेगा। पहला तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? देखो ये 2 प्रकार के रोल प्ले करता है। पहला है ये, अब हम इस तरह से इसको देखेंगे। देखो पहला है दैट इज पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस का कन्वर्शन जो है ये ट्रिप्सिन किसमें करता है? पेप्टाइड्स में। किसमें करता है? पेप्टाइड्स में। पहला काम क्या किया उसने? पेप्टोन्स और प्रोटीजेस का कन्वर्शन किसमें किया? पेप्टाइड्स का। अब दूसरा काम क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन किसमें करता है? काइमोट्रिप्सिन में। कौन करता है? ट्रिप्सिन, हमारा जो एंजाइम अभी हमने रेडी कर दिया। अब ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन का कन्वर्शन काइमोट्रिप्सिन में हुआ, ये काइमोट्रिप्सिन भी क्या करेंगे? ये पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस का कन्वर्शन किसमें करेंगे? काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये किसमें करेंगे? ये भी इनका कन्वर्शन किसमें कर देंगे? पेप्टाइड्स में। जो यहाँ बच गया है उसका बचा हुआ कन्वर्शन कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। अब अगला एंजाइम, एक और अगला प्रो एंजाइम यहाँ आने वाला है। ये हो गया इसका पहला रूल। ओके, अब इसका दूसरा रूल हम देख रहे हैं। ओके, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कन्वर्शन जो है ट्रिप्सिन किसमें करेगा? वो कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में। किसका? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कन्वर्शन। इसका दूसरा काम क्या है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कन्वर्शन किसमें कर दिया? कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में। अब ये कार्बोक्सी पेप्टाइड्स का क्या रोल है? हमको पता है जो अमीनो एसिड्स है, देखो जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड इस तरह एक दूसरे से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से बंधे होते हैं। ये किससे बंधे होते हैं? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके बीच में ये एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे इनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ये इनको जोड़े रखने का काम करते हैं, अमीनो एसिड की चेन को। अब जो अमीनो एसिड की चेन होती है हमेशा ये एक साइड एन टर्मिनस होती है
एक साइड सी टर्मिनस होती है। तो जो सी टर्मिनस रहेगा, यहां से अमीनो एसिड को ब्रेक करने का काम जो करेंगे वो है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। वो कौन है? कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। क्लियर है? यानी कि क्या हुआ, इस अमीनो एसिड को कौन से साइड से? सी टर्मिनस वाले चेन से ब्रेक करना है। ये हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होगा। अब हम देखेंगे फैट का डाइजेशन। जो हम खाने में ऑयल, फैट, घी इस तरह की चीजें खाते हैं, ये सभी फैट के अंदर आती है। देखो फैट का क्या होगा। नाउ नंबर 3 दैट इज फैट्स। जो फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ओके हो जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड। सी एंजाइम कौन सा है? फैट का कन्वर्शन करने के लिए हमको पता है हमेशा जो एंजाइम होते हैं वो कौन होते हैं? लाइपेजेस। और ये लाइपेजेस हमने कहां से लिए? पैनक्रियास से। इसीलिए नाम क्या रख दिया? पैनक्रियाटिक लाइपेजेस। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके, पर आपने पूरा लिखना है, पैनक्रियाटिक लाइपेजेस। अब ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेजेस है, ये फैट का कन्वर्शन किस में करेंगे? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल प्लस मोनोग्लिसराइड्स। किस में करने वाले हैं ये कन्वर्शन? इतने सब्सटेंसेस में करने वाले हैं। देखो जितना भी फैट का डाइजेशन होगा उसमें 50% कन्वर्शन हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और बचा हुआ 50 जो कन्वर्शन होगा वो है मोनोग्लिसराइड्स में और डाइग्लिसराइड्स में। वो किस में कन्वर्शन होगा? मोनो और डाइग्लिसराइड्स में। क्लियर है? अब जो फैटी एसिड्स का यहाँ हमने कन्वर्शन देखा, इसके साथ यहाँ पर और जो है यहाँ पर लिपोलाइटिक एंजाइम्स, 2 मेन लिपोलाइटिक एंजाइम्स और प्रेजेंट है। अब उनको देखेंगे। पहला है फॉस्फोलाइपेज और दूसरा है कोलेस्टेरॉल ईस्टरेज। अब ये दोनों भी हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसका? फॉस्फोलाइपेज ये फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोलाइजेशन करेंगे, और जो कोलेस्टेरॉल ईस्टरेज है ये फ्री कोलेस्टेरॉल को हाइड्रोलाइज कर देंगे। क्लियर है? दिस इज अबाउट फैट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड न्यूक्लिक एसिड। नाउ नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। हमको पता है न्यूक्लिक एसिड के कितने मेंबर? न्यूक्लिक एसिड के 2 मेंबर, एक है डीएनए और एक है आरएनए। ओके, अब डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पर जो काम करेंगे वो एंजाइम है डीएनएज, और जो आरएनए पर काम करेंगे वो एंजाइम है आरएनएज। कौन से एंजाइम है? आरएनएज। अब जो डीएनएज का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो, यहाँ पर क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ क्या बन जाएगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, इस तरह से डीएनए और आरएनए का भी कन्वर्सेशन हो गया। देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको हमने पैनक्रियास के अलग अलग एंजाइम्स और अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट थे उन सब का हमने यूज किया, और इनका यूज कर कर हमने कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस थे उनको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। यही काम है हमारे पैनक्रियाटिक जूस का। दिस इज द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन एंड कन्वर्शन ऑफ complex, that is carbohydrate, protein, fats and nucleic acid into simple one. प्रोटीन स्टार्च का कन्वर्शन हमने माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन में कर दिया। प्रोटीन का कन्वर्शन हमने पेप्टाइड्स में कर दिया। फैट का कन्वर्शन हमने फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स में कर दिया, और न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्शन हमने न्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कर दिया। ओके, अभी हमने देखा कि जो डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, पैनक्रियास ग्लैंड क्या है, किस तरह से ये काम करती है, इसी को हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला, छोटी छोटी सारी डिटेल्स को हमने यहाँ पर देखा। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।